नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे हैं और आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं जिसमें कि मैंने चैप्टर नंबर 9 तक की बात कर ली थी। आइए आज बात करते हैं IABF बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैंकिंग समावेशी बैंकिंग की जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 की। दोस्तों ये जो चैप्टर्स हैं ये अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आप जब भी मतलब बैंक वालों से बात करते होंगे और जनरली जब भी लोन की बात करते होंगे तो एक जो बहुत बड़ा कंसर्न बैंक वाले शो करते हैं वो है NPA का, कि साहब हम लोन दिया वो NPA हो गया है ना, और NPA हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। सो एक बहुत बड़ा जो है सो मुद्दा रहता है बैंकों को लेंडिंग करने में NPA का। और जो ग्राहक सेवाएं हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स है, यदि कुछ आता है, सेवाएं अपेक्षित नहीं हैं तो कंप्लेंट्स क्या होते हैं। और एज ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कल को मान लीजिए आप BC बन जाती हैं तो आपको जो कस्टमर्स के कंप्लेंट्स हैं, जो उनका निवारण, उनकी जो शिकायत है तो उसके क्या मैकेनिज्म है, कैसे उसका निवारण होना चाहिए, इसके बारे में है। तो आइए चर्चा करते हैं ये चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो बेसिकली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या NPA है, गैर निष्पादित आस्तियाँ हिंदी में कहते हैं उसको, तो वो आखिर होता क्या है। देखिए बैंक जब लोन आपको देते हैं तो उनके जो लेंडिंग है वो बैंकों के लिए एक असेट होता है, उनकी आस्ती होती है। अब जो बैंक लोन देते हैं तो मतलब बैंकों को उस पर ब्याज मिलना चाहिए, उसके जो वो किस्त है वो टाइम से आनी चाहिए, मतलब ये बैंकों की अपेक्षा होती है। और जो लोन किस्त भी आ रहा है और ब्याज भी मिल रहा है उस पर, तो उस लोन को हम परफॉर्मिंग आस्तियाँ कहते हैं। मतलब क्या कि वो लोन परफॉर्म कर रहा है, जिस भी काम के लिए वो दिया गया है वो कार्य जो है सो निष्पादित हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, सब कुछ एकदम आराम से चलता रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैंकों ने लोन दिया, एक प्रोजेक्ट बना और बहुत सारी वजहों से उस लोन में जो है सो कस्टमर किस्त जमा नहीं कर पाता है, ब्याज जमा नहीं कर पाता है, और वो जो है सो लोन क्या होता है, परफॉर्म करना बंद कर, मतलब जो उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट की रिकवरी का परफॉर्मेंस है वो बंद हो जाता है। तो मान लीजिए परफॉर्मेंस बंद हो गया तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मेंस, और इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA हो गया वो। अब वो क्या है, NPA ये मैंने बैंक वाले उसको घोषित कर देते हैं, ये मानते हुए कि अब इसमें ना किस्त आ रहा है ना ब्याज आ रहा है, तो इस पे जो आय है बैंकों की वो नहीं मिल पा रही है। इसीलिए बैंकर्स को ये कंसर्न होता है कि भाई जब भी हम लोन दें तो परफॉर्मिंग रहे, NPA नहीं होना चाहिए। तो जो NPA यदि होता है तो NPA कितने तरह के होते हैं, इस चैप्टर में इसी बात पे चर्चा की गई है। NPA जब एक बार एक अकाउंट हो जाता है तो NPA की जो है सो 3 कैटेगरी है, 3 लेवल्स हैं, है ना। सबसे पहले जो है सो परफॉर्मिंग एसेट जो PA है, उससे जब NPA होगा तो सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सो पहला लेवल जो है सो वो सब स्टैंडर्ड में जाता है, मैंने पहले स्टैंडर्ड था, बाद में घट करके डाउन होकर के सब स्टैंडर्ड हो गया। जो नेक्स्ट लेवल है वो है डाउटफुल, मतलब संदिग्ध हो जाता है ना। पहले स्टैंडर्ड कम हुआ और बाद में उस पर डाउट हो गया कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और जो थर्ड कैटेगरी है वो लॉस है, मतलब कि अब ये उम्मीद ही नहीं है कि उससे कुछ पैसा वापस आना है, या प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट्स कुछ रिकवर होना है, उसकी उम्मीद ऑलमोस्ट मैंने खत्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं लॉस हो गया, खत्म हो गया वो। तो ये जो है सो NPA की कैटेगरीज हैं। इसके अपने अपने मानक हैं कि भाई कैसे आप सब स्टैंडर्ड करेंगे, कैसे डाउटफुल करेंगे और कैसे लॉस करेंगे। तो ये इन चीज़ों की जब धारणा है, हम जब प्रश्न डिस्कस करेंगे ना तो इसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। प्रश्न उत्तर के दौरान ही हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि कैसे एक एसेट सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल और डाउटफुल से लॉस में जाता है। अब जो दूसरा टॉपिक है इस NPA के तहत वो है कि चलो साहब एक लोन आपका NPA हो गया, तो बैंकों के पास में उसको वसूल करने के, उसके जो रिकवरी करने के जो क्या क्या तरीके होते हैं, मतलब क्या कैसे बैंक उसको रिकवर कर सकता है, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आएंगे और आपको पता होना चाहिए।
तो जो रिकवरी के तरीके हैं वो 3-4 तरह के उस मैंने किताब में दी गई है। मोटा मोटी देखिए ये 4 तरीके जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में वो है। जो पहला तरीका है वो है सरफेसी है। सरफेसी 2002 में भारत सरकार ने एक एक्ट बना करके मैंने ये अधिनियम लाया था, जो बहुत ही कहते हैं सुगम उपाय बैंकों के लिए किया गया कि उनको कोर्ट नहीं जाना पड़े, बैंक खुद जो है सो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करके उसको मैंने फिजिकल या सिंबलिक पोजीशन लेकर के उसको सेल करके और अपने अमाउंट्स को रिकवर कर सकता है बैंक एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सरफेसी एक्ट वो है। दूसरा है लोक अदालत। देखिए अदालत का नाम तो हमने सुना है, बैंक जो है सो मनी सूट फाइल करेगा और वहाँ से रिकवर करेगा, लेकिन लोक अदालत यह है कि एक कहते हैं बीच का माध्यम है कानूनी वैध वाला माध्यम ही, जिसमें कि आप अमाउंट्स को रिकवर कर सकते हैं थ्रू सम म्यूचुअल कंसेंट। तीसरा है डीआरटी, इसको कहते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, है ना। अलग अलग तरह के ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं जिसमें जो है सो 10 लाख और उसके जो ऊपर के लोन है उसको आप वहाँ से जा करके और डिक्री ले करके उसको रिकवर कर सकते हैं। एक सुगम रास्ता है। स्पेशल जो है सो ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है बैंकों के ऋण की वसूली के लिए। और जो चौथा उपाय है रिकवरी का वो है ओटीएस। बैंकों इसको बहुत प्रेफर करती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि साहब कोई ना कोई जेन्युइन रीजन रहा होगा, मैंने बराबर पैसा नहीं दे पाया, तो चलिए जो है सो समाधान करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, एक मुश्त समाधान योजना। मतलब एक बार आप आइए, आमने सामने बैठिए, एक्सप्लेन कीजिए क्या सिक्योरिटी है वो, क्या रीजन्स रहा, आप मतलब जो पैसा है आप जानबूझ करके मतलब नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, मतलब मजबूरी है हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक जो है सो उसको सिंपैथेटिकली कंसीडर करके बाकी सब चीज़ों को देखते हुए कि आपकी बरोवर की जो रिपेमेंट कैपेसिटी है, जो सिक्योरिटी का स्टेटस है, इस सब चीज़ों को देख करके एक मुश्त समाधान जो है सो बैंकें करती हैं। दोनों बरोवर एंड बैंक्स इस बात पे एग्री करके और पैसा जमा कर देते हैं और अकाउंट जो है सो वो क्लोज हो जाता है। तो ये जो है सो रिकवरी के विभिन्न माध्यम हैं। इस तरह के इससे आधारित ही सवाल जो है सो आपको इस चैप्टर से आते हैं। इस वीडियो में मैंने जो दूसरा चैप्टर है वो है शिकायत निवारण का, मतलब जो कस्टमर कंप्लेंट्स या कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल है ना, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है। क्योंकि जब आप बैंक के कस्टमर को सेवाएं देंगी तो उसमें कहीं चूक हो सकती है, कहीं पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो एक प्लेटफॉर्म या चैनल क्या है कि मैंने ग्राहक जो है अपनी शिकायतों को बैंकों में ले जाए और क्या मैंने कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है। मैं इसको जो आगे जो प्रश्न आएंगे तो उसके तहत मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। शिकायत निवारण मुख्यतः जो है सो बेसिकली 2 तरह का है। एक बैंकों का इंटरनल मैकेनिज्म है जहाँ पे आप शिकायत जैसे ब्रांच मैनेजर है, उसका जो ओरिजिनल मैनेजर है, उसका जो हेड ऑफिस है, तो इस लेवल से जो है सो शिकायत इंटरनली एड्रेस किया जाता है। एक तो वो मैकेनिज्म है। और दूसरा है बैंकिंग लोकपाल का, बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो स्कीम है, जो आरबीआई का स्कीम है, उसके तहत है, जिसमें कि एक अलग से लोकपाल नियुक्त होता है और वो जो है सो मैंने जो कंप्लेंट्स है उसको एग्जामिन करके, जो बैंक है उसका रिस्पांस को एग्जामिन करके, दोनों को तौल करके और एक अपना निर्णय देता है। और जो लोकपाल के निर्णय होते हैं वो बैंकों के लिए मानने को बाध्य होते हैं। कस्टमर फ्री होता है माने या उसको नहीं माने। तो शिकायत के जो है सो ये 2 चरण है, एक इंटरनल है, दूसरा जो है सो बैंकिंग लोकपाल योजना है। तो आइए देखते हैं कि इससे जो है सो मैंने किस तरह के सवाल आए हैं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस चैप्टर को और समझने का कोशिश करते हैं। तो लिए जो एनपीए है उसका जो सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है वो ये है कि बैंकों के ऋण और अग्रिम, उनका जो लोन और एडवांसेस होता है, उनकी बैलेंस शीट में उनका जो बैलेंस शीट बनता है, एक तरफ असेट और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज होती हैं, उधर वो जो है सो ऋण एंड एडवांसेस कहाँ किस साइड में दिखाई देते हैं, ये जो है सो सवाल है। ऑप्शंस हैं देयता मतलब लाइबिलिटीज, असेट्स, इनकम या एक्सपेंडिचर, इसमें से कहाँ जो है सो आपको लोन्स एंड एडवांसेस दिखाई देंगे। तो आंसर है असेट्स, मतलब असेट्स के तहत जो है सो वो बैंक जो लोन देते हैं उनके लिए वो असेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी बैंक के ऋण या अग्रिम को, देखिए आ गया नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए का डिफिनीशन आ गया।
किसी बैंक के ऋण या अग्रिम को नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह अतिदेय या आउट, मतलब कितना ओवरड्यू रहेगा कि वो अकाउंट आप एनपीए घोषित करेंगे। 30 दिनों के लिए, 30 दिन से कम, 30 दिनों से अधिक और 180 दिन, मतलब क्या टाइम के लिए ये ओवरड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर रहना चाहिए कि एनपीए हो जाएगा। तो आंसर है 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा यदि आउट ऑफ ऑर्डर रहा या ओवरड्यू रहा तो वो अकाउंट क्या है, पीए से एनपीए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बैंक का ऋण या अग्रिम तब संदिग्ध, देखिए अब ये अगला आ गया, हमने पहले वहां एनपीए सब स्टैंडर्ड में जाएगा। किसी बैंक का ऋण या अग्रिम तब संदिग्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह कम से कम अवधि के लिए उप मानक या सब स्टैंडर्ड श्रेणी में बना रहे, मतलब कितना टाइम सब स्टैंडर्ड रहेगा कि फिर आगे बढ़ के वो डाउटफुल होगा। ऑप्शंस हैं 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने और 18 महीने। तो इसका उत्तर है 12 महीने, मतलब यदि 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड वो रहेगा तो वो जो है डाउटफुल हो जाएगा। फिर बैंक के स्टैंडर्ड असेट को एक असेट के रूप में परिभाषित, मतलब बैंक के स्टैंडर्ड असेट को कैसे परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है वो, डाउटफुल असेट, एक लॉस असेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है नॉन परफॉर्मिंग, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है वो क्या है, परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऋण एनपीए कब होगा, मतलब कब ये ऋण एनपीए का डिफिनेशन देखिए आ गया। इसमें है ब्याज और एंड और 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय, ओवरड्राफ्ट कैशकेड के मामले में 90 दिनों से अधिक के लिए आउट ऑफ ऑर्डर, बिल परचेज, बिल डिस्काउंट, बीपी एंड बीडी के मामले में 90 दिनों से अधिक के लिए बिल अतिदेय रहता है, या उपरोक्त सभी, मतलब इसमें से कौन से कंडीशन में ऋण जो है सो एनपीए हो जाएगा। तो आंसर है सभी, मतलब ये अलग अलग लोनों की कैटेगरी है बट है वही 90 दिन का। 90 दिन या उसके अधिक के लिए आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ओवरड्यू हो गया, तो ये जो है सो एनपीए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मानक संपत्ति सब स्टैंडर्ड वह है जो से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी रहती है। देखिए अगेन जो लास्ट क्वेश्चन था वहीं से आया है। ऑप्शन है 12 महीने, 6 महीने, 90 दिन और 180 दिन। सही उत्तर है 12 महीने। मतलब क्या है कि 12 महीने और उसके कम के लिए एनपीए बना हुआ है तो सब स्टैंडर्ड है। जैसे ही 12 महीने से ऊपर हुआ वो क्या है, डाउटफुल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरफेसी अधिनियम तक के ऋणों के लिए लागू होता है। कितने तक के ऋण के लिए सरफेसी जो है सो एप्लीकेबल होता है? 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो सही उत्तर है 10 लाख रुपए तक के लिए ये लागू होता है। लोक अदालत के माध्यम से तक के ऋणों का निपटान किया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से हम कितने रुपए तक के ऋणों का निपटान कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है 20 लाख रुपए। डीआरटी तक के वसूली मामलों पर विचार कर सकता है। मतलब डीआरटी जो है सो कैसे मामलों पर विचार कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है 10 लाख एंड अबव, 20 लाख, 50 लाख और 100, मतलब 1 करोड़। डीआरटी जो है सो उसकी जो लिमिट है सुनने की वो क्या है? वो है 10 लाख एंड अबव। 10 लाख से ऊपर के लिमिट को वो डीआरटी सुनेगा। अब देखिए कस्टमर कंप्लेंट का चैप्टर आ गया। शाखा स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार, मतलब ब्रांच लेवल पे जो कंप्लेंट्स आएंगे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बीसी एजेंट, नामित काउंटर क्लर्क, मतलब काउंटर क्लर्क में किसी को नॉमिनेट कर दिया, उप कर्मचारी मतलब कोई सब स्टाफ, या शाखा प्रबंधक। तो सही उत्तर है शाखा प्रबंधक, मतलब ब्रांच मैनेजर जो है सो वहां पे जो भी कंप्लेंट्स आएंगे उसके सॉल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्टियां के माध्यम से अपने मतभेदों को हल कर सकती हैं। मतलब क्या है कि जो डिफरेंसेस या डिस्प्यूट आएंगे उसको पीसफुली आप दो पार्टी, मतलब बैंक कस्टमर दोनों पार्टी कैसे समाधान कर सकती हैं? बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से, शिकायत निवारण प्रक्रिया के माध्यम से, उपभोक्ता न्यायालय या सिविल न्यायालय के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर है शिकायत निवारण, मतलब एक
कस्टमर जो कंप्लेंट्स रिड्यूसल सिस्टम है उसके तहत हम बहुत पीसफुली अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तारीख को ग्राहक दिवस मनाया जाता है, मतलब जो ब्रांच है उसमें जो कौन सी तारीख को कस्टमर डे मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं हर महीने की 5वीं तारीख को, हर महीने की 10वीं को, हर महीने की 15वीं और हर महीने की 20वीं को। तो इसका सही उत्तर है हर महीने की 15वीं तारीख को। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का रिक्वायरमेंट है कि हर एक बैंक में हर एक महीने हर एक ब्रांच में महीने की 15वीं तारीख को ग्राहक दिवस कंपल्सरी मनाया जाना है, जिसमें ग्राहक की जो शिकायत है, उनके सुझाव हैं, उनको वो ब्रांच वाले सुनेंगे हर एक महीने की 15 तारीख को। शिकायत निवारण पर बैंकों की आदर्श नीति कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सिद्धांत है। देखिए रॉन्ग पकड़ना है इसमें। शिकायत निवारण पर बैंकों की आदर्श नीति, जो उनके जो आइडियल पॉलिसी होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ऑप्शंस हैं ए, ग्राहकों को पूरी तरह से सूचित किया जाए कि अगर वे बैंक के भीतर अपनी शिकायतों के लिए बैंक की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, फिर उनके पास क्या विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी है, ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों को शिष्टाचार और समय से निपटाया जाए, हर समय ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, बैंक सभी शिकायतों का कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से इलाज करेगा क्योंकि वे बैंक की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कर्मचारी बैंक के हितों के लिए पूर्वाग्रह में काम करेंगे। तो देखिए इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। इसमें आप देखिए कि पहला पैरा ठीक है, शिकायतों को कुशलतापूर्वक निष्पक्ष इलाज करेंगे, बट जो लास्ट में है कर्मचारी बैंकों के हित के लिए पूर्वाग्रह प्रिजुडिस होकर काम करेंगे, वो गलत है। मतलब क्या है कि बैंक कर्मचारी जो है सो निष्पक्ष होकर के वो शिकायतों का निपटारा करेंगे, इसलिए सही उत्तर जो है सो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 14 यदि निर्णय पुरस्कार से संतुष्ट नहीं है तो बैंक या ग्राहक पुरस्कार, मतलब जो भी आपको अवार्ड मिला, की तारीख से दिनों के भीतर उपराज्यपाल, आरबीआई और अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकते हैं। मतलब यदि कस्टमर जो उसको अवार्ड या माने क्या जजमेंट मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो जो हायर अथॉरिटी है, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई या अपीलेट अथॉरिटी, उसको कितने दिनों तक आप जो है सो क्या कहते हैं कंप्लेन अपील कर सकते हैं। तो आंसर है 30 दिनों, मतलब 1 महीने के अंदर जो है सो आपको ये अपील करना पड़ेगा, नहीं तो वो टाइम बार हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार शुरू की गई थी, मतलब बैंकिंग लोकपाल योजना जो शुरू हुई तो पहली बार जो है सो ये कब शुरू हुई थी। तो ऑप्शंस हैं 2008, 1981, 1995 एंड 1998। तो आंसर है 1995। मीन्स पहली बार आरबीआई ने जून 1995 में जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है उसकी घोषणा की थी। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू किया? बैंकिंग लोकपाल योजना को स्टार्ट किसने किया है? आरबीआई ने, एसबीआई ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या नाबार्ड ने? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई ने। बैंकिंग लोकपाल योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1995 में शुरू की थी, और बीच बीच में इसमें जो है सो जो स्कीम है इसमें अमेंडमेंट्स आते रहे हैं, और ये योजना काफ़ी इफेक्टिव आरबीआई द्वारा चलाई जा रही है सभी बैंकों के कस्टमर कंप्लेंट को सुनने के लिए। तो दोस्तों ये था आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट और जो कस्टमर ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम है उससे संबंधित प्रश्न और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा। आइए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने अगली तैयारी के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, और आपने हमारे वीडियोस को इतना पसंद किया इसके लिए बहुत बहुत